नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में महज व्यापार करने भारत आई थी, वो धीरे धीरे इस विशाल उपमहाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति बन बैठी। ये कहानी सिर्फ तोपों और युद्ध के मैदानों की नहीं है, बल्कि कूटनीति, चालाकी और कागजी कार्रवाई की है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, अंग्रेजों ने सीधे युद्ध के बिना इतने बड़े भारत पर नियंत्रण आखिर किया कैसे? जरा सोचिए, एक पूरे उपमहाद्वीप को केवल तलवारों के दम पर तो जीता नहीं जा सकता था। इसके पीछे थी सोची समझी और पूरी तरह से जकड़ लेने वाली प्रशासनिक नीतियां। उन्होंने युद्ध से कहीं ज्यादा कागज, कलम और संधियों का इस्तेमाल अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए किया। इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के विश्लेषण को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश सर्वोच्चता का उदय, फिर घेरे की नीति, उसके बाद सहायक संधि, चौथा व्यपगत का सिद्धांत और अंत में संप्रभुता का अंत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ब्रिटिश सर्वोच्चता का उदय, या कहें तो भारत पर कसती हुई अंग्रेजों की पकड़। इस दौर को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सर्वोच्चता रातों रात या सिर्फ युद्ध जीतकर स्थापित नहीं हुई थी। इसे एक के बाद एक बिछाए गए प्रशासनिक जालों के जरिए हासिल किया गया। इसे ना आप एक मकड़ी के जाले की तरह सोच सकते हैं, एक ऐसा जाल जो लगातार फैलता गया और एक एक करके देशी राज्यों को निगलता गया। भारतीय शासक इस जाल को देख तो रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो इससे बच नहीं पाए। यहीं से हम आते हैं दूसरी अहम रणनीति पर, घेरे की नीति, यानी बफर जोन बनाना। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स के दिमाग की उपज थी। इसका सीधा सा उद्देश्य था कंपनी की सीमाओं को सुरक्षित रखना। लेकिन तरीका क्या था? अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा करना। अंग्रेजों ने अपने और मराठों या मैसूर जैसे मुख्य दुश्मनों के बीच पड़ोसी राज्यों को एक बफर जोन या ढाल की तरह इस्तेमाल किया। मतलब, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसी के घर को दीवार बना लो। वाकई ये एक बहुत ही चतुर कूटनीति थी। इस नीति का सबसे कमाल का और सच कहूं तो सबसे निर्मम पहलू इसका वित्तीय ढांचा था। पहले तो पड़ोसी राज्यों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ पूरी सैन्य सहायता की गारंटी दी गई। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस पूरी ब्रिटिश सेना और उसके अधिकारियों का खर्च उन्हीं देशी राज्यों को उठाना पड़ता था। जरा कल्पना कीजिए, देशी राज्य उसी विदेशी सेना का पूरा बिल भर रहे थे जो आगे चलकर उन्हीं को अपना गुलाम बनाने वाली थी। इस पूरे खेल को समझने के लिए अवध का उदाहरण सबसे सटीक है। 1765 में अवध इस सुरक्षा जाल का पहला शिकार बना था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने अवध को अपने और मराठों के बीच एक बफर स्टेट बना दिया और अवध के नवाब को ब्रिटिश सेना का भारी भरकम खर्च उठाने पर मजबूर कर दिया। ये तो बस अवध के पतन की शुरुआत भर थी। अब कहानी मुड़ती है हमारे तीसरे भाग की तरफ, सहायक संधि, यानी राज्यों पर संस्थागत नियंत्रण। सहायक संधि असल में उसी घेरे की नीति का एक ज्यादा विकसित और खतरनाक रूप थी। 1798 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे भारत में साम्राज्य विस्तार के एक अचूक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह है कि इस प्रथा की शुरुआत अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। वेलेस्ली ने बस इस सीमा रक्षा के विचार को उठाया और इसे भारतीय राज्यों को अंदर तक खोखला करने वाले एक तंत्र में बदल दिया। इस संधि की शर्तें इतनी कठोर थीं कि राज्य पूरी तरह से बंध जाते थे। सहयोगी राज्य को अपने यहाँ स्थायी रूप से ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्च भी देना होता था। शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठाना होता था, जो नाम का रेजिडेंट था पर काम जासूस और नियंत्रक का करता था। इसके अलावा राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य यूरोपियों को नौकरी नहीं दे सकते थे। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना ना तो कोई युद्ध हो सकता था और ना ही कोई कूटनीतिक बातचीत। एक झटके में शासकों की स्वतंत्र विदेश नीति ही खत्म कर दी गई। कागज पर देखें तो अंग्रेजों का एक बहुत ही शानदार वादा था कि हम दुश्मनों से राज्य की रक्षा करेंगे और आपके आंतरिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। लेकिन असल वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट थी। सच तो ये था कि शासकों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। वो ब्रिटिश रेजिडेंट हर छोटे बड़े फैसले में अपनी टांग अड़ाने लगे और सेना के रखरखाव के भारी खर्च ने राज्यों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। सुरक्षा के नाम पर यह सीधा सीधा आर्थिक शोषण था।
और अगर हम इसके प्रभाव को देखें तो ताश के पत्तों की तरह भारतीय राज्य एक के बाद एक ढहते चले गए। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले 1798 और 1800 में इस संधि को गले लगाया। फिर 1799 में मैसूर, 1801 में पेशवा, भोसले, सिंधिया और अंततः 1818 में होलकर भी इसका हिस्सा बन गए। पूरे भारत में प्रमुख शक्तियां एक एक करके इस कूटनीतिक गठबंधन के आगे घुटने टेकती चली गईं। अब वापस अपने उसी पुराने उदाहरण यानी अवध पर चलते हैं। 1801 में अवध पर यह ब्रिटिश पकड़ और भी ज्यादा कस दी गई, उसे आधिकारिक तौर पर इस सहायक संधि में फंसा लिया गया। नतीजा ये हुआ कि नवाब को अपनी ही सेना के एक बड़े हिस्से को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी को सौंपना पड़ा। अब अवध पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल में था। इसके बाद हम पहुंचते हैं चौथे और शायद सबसे विवादित हिस्से पर, व्यपगत का सिद्धांत यानी नौकरशाही के जरिए राज्यों का विलय। यह नीति मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। इसके नियम बहुत ही सीधे पर खतरनाक थे। यदि किसी संरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक या सगे उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उस राज्य का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता करेगी। मतलब प्रकृति या जीव विज्ञान के एक संयोग को राज्य हड़पने के एक अचूक हथियार में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय परंपराओं में एक बहुत बड़ी कानूनी खामी ढूंढ निकाली थी। भारतीय परंपराओं में गोद लिए गए बेटे यानी दत्तक पुत्र को स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना एक नया तर्क पेश किया। उन्होंने कहा कि एक दत्तक पुत्र शासक की निजी संपत्ति तो ले सकता है, लेकिन वह राज्य की गद्दी का कानूनी वारिस नहीं हो सकता। राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला अंग्रेजों का ही होगा। इस सिद्धांत के लागू होते ही जैसे विलय की एक बाढ़ सी आ गई। 1848 में सतारा, 1849 में संबलपुर और जैतपुर, और फिर 1854 में झांसी और नागपुर जैसे बड़े राज्यों को महज कागज के एक टुकड़े के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। देखते ही देखते कई ऐतिहासिक राज्य भारत के मानचित्र से पूरी तरह मिटा दिए गए। लेकिन अब अवध की कहानी में एक नया और आखिरी मोड़ आता है। 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया, पर यहां एक पेंच था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कई उत्तराधिकारी मौजूद थे, इसलिए वहां ये व्यपगत का सिद्धांत तो लागू हो ही नहीं सकता था। तो डलहौजी ने क्या किया? उसने बहुत ही चालाकी से अपना बहाना ही बदल दिया। अवध को कुशासन या खराब प्रशासन के आरोप में हड़प लिया गया। यह साफ दिखाता है कि जब अंग्रेजों के बनाए नियम उनके काम नहीं आते थे तो वो अपने फायदे के लिए नए बहाने गढ़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। अगर पूरी ब्रिटिश रणनीति का निचोड़ देखना हो तो बस अवध की इस दुखद यात्रा को देख लीजिए। पहला कदम 1765 में घेरे की नीति का शुरुआती जाल। दूसरा कदम 1801 में सहायक संधि के माध्यम से पूरी तरह से अधीन कर लेना। और अंततः तीसरा कदम 1856 में बिना किसी ठोस नियम के पूरी तरह से राज्य का विलय। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत को धीरे धीरे कैसे जकड़ा गया। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, संप्रभुता का अंत, एक सर्वोच्च शक्ति की स्थापना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन तमाम सोची समझी और सदी हुई प्रशासनिक नीतियों ने अपना लक्ष्य 100% हासिल कर लिया। भारतीय शासकों की संप्रभुता और स्वतंत्रता को पूरी तरह से निगल लिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव केवल फौजी ताकत पर नहीं बल्कि इन्हीं कानूनी और प्रशासनिक पैंथरों पर रखी गई थी। उस दौर के इतिहास को गहराई से समझने के लिए इन कागजी रणनीतियों को समझना बेहद जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मन में उठता है। संप्रभुता के इस तरह छिन जाने, शासकों के अपमान और आम जनता पर पड़े भारी आर्थिक बोझ के बाद क्या ये वाकई कोई आश्चर्य की बात है कि 1857 के महान विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी? ये घुटन भरी नीतियां ही वो असली बारूद थीं जिसने 1857 के ऐतिहासिक विस्फोट को जन्म दिया। इतिहास से जुड़े ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषणात्मक तथ्यों के लिए हमारे साथ बने रहें।